हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं इंटरमीडिएट बायोलॉजी का एक प्रैक्टिस सेट है जो कि सेट नंबर 1 होने वाला है। यहाँ सेट नंबर 4 है। ये 2024 348 जीजे कोड का पेपर है और यह पेपर 70 नंबर का होने वाला है। यह बोर्ड के पैटर्न पर, या ये कहिए कि पिछले साल का ही ये पेपर है और इस पेपर को हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। जो बच्चे अभी तक बोर्ड की तैयारी में नहीं लगे हैं, प्लीज़ वो अब से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपके पास बहुत कम ही समय बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आप लोग आज से ही ये ठान लीजिए कि अब हमको पढ़ना है और हमको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों से रिजल्ट लाना है। इसलिए आप लोग जितना भी हो सके अब अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके, जो भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट का अनसॉल्व्ड पेपर उठाकर क्या काम करेंगे, आप लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक पेपर को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिए, लिख लिख करके तैयारी करिए। तो चलिए अब देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमें पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। जो लोग चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहले का है इसमें, पहला, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन में उपस्थित नहीं होता? तो थायमीन, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता, यहाँ पूछा गया है। तो डीएनए में क्या नहीं उपस्थित होता है, आप लोग यहाँ सही टिक कर लेंगे। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है थायमीन, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, तो सब लोगों को जानकारी होगा कि डीएनए में एडेनिन पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है और यूरेसिल नहीं पाया जाता। यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। यहाँ डीएनए पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग क्या काम करेंगे, डीएनए के बारे में जो है डीएनए और आरएनए के अंतर पढ़े हैं। हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में इसके बारे में बताया गया था, जो भी पीछे अभी बीता है। अभी 1 दिन पहले हमने वीडियोज़ पर बनाया था, उसमें इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, खा है, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया? यहाँ 7, 8, 9, 10 दिया गया। तो आप लोग सही टिक करेंगे इसमें। 7 लक्षणों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए संकलन कराया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहले का ग है, दात्र कोशिका आरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये क्या हो जाएगा, दात्र कोशिका आरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का? अब यहाँ इस पर सही टिक करेंगे आप लोग। पहले ऑप्शन सुन लीजिए, बिंदु उत्परिवर्तन, सुगुणिता, विलोपन, स्थानांतरण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गा का पहला आंसर सही हो जाएगा, बिंदु उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है घा, परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? लघु बीजाणुधानी, जायांग, अंडाशय, गुरु बीजाणुधानी। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसमें, लघु बीजाणुधानी। आप सही टिक कर लेंगे। ये हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे का मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? देखिए, मलेरिया रोग का जो भी इसमें कारक, वाहक, लक्षण और इसका जीवन चक्र से संबंधित है, वो हमारे इस चैनल पर वीडियो अपलोड है। प्लीज़ आप उसे वॉच कर सकते हैं कंप्लीट क्वेश्चन के रूप में, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कंप्लीट क्वेश्चन के रूप में भी आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 5 नंबर का हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे ढंग से इसको तैयार कर लेंगे। दूसरे का कहा, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? अब यहाँ संचरण किस जीव के कारण पूछा गया है, तो यहाँ आप लोग मादा एनाफिलीज मच्छर लिख लेंगे इसके बारे में। अगर ये पूछा गया होता कारक क्या है, तब प्लाज्मोडियम बताया जाता। नेक्स्ट है इसमें खा और गा। तो इसमें खा का क्या है, पीसीआर संकेताक्षर का पूरा रूप लिखिए। पीसीआर का पूरा नाम होता है पी फॉर पॉली, सी फॉर चेन, आर फॉर रिएक्शन।
तो पी फॉर हो जाएगा यहाँ पॉलीमरेज, कंप्लीट इसका नाम होगा, और सी फॉर हो जाएगा चेन, आर फॉर रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरे का गा है, किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखिए, किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखिए। तो यहाँ आप रोजी गाय के बारे में भी भर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके बारे में, किसी एक पारजीनी जंतु का नाम पूछा गया है, रोजी गाय लिख सकते हैं। नेक्स्ट है घा दूसरे का, पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त हैं। तो पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त हैं। अब यहाँ इसमें आप लोग लिख लेंगे रंगीन आकर्षक जो दल होते हैं, दल जिसको दलपुंज कहा जाता है, वो क्या है, परागण हेतु उपयुक्त हैं, क्योंकि आकर्षक पूछा गया है तो आकर्षक भाग यही माने जाएंगे दलपुंज। ये दलपुंज जो होते हैं इसी को देख करके कीट पतंगे उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट इसमें दूसरे का अंगा है पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का अंगा का उत्पादक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट की तरफ। बताया गया तीसरे का अपघटन को परिभाषित कीजिए। अपघटन क्या होगा। तो पारिस्थितिक तंत्र में वे जैवीय घटक या जीवीय घटक जो मुख्यतः किसी भी जीवित जीवधारी के मरने के बाद या फिर वृक्षों के पानी में भीग जाने पर, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है उसको काट दिया जाए, अब उसके बाद वो जल में उसी में सड़े, तो यहाँ अपघटनकर्ता जो है क्या काम करते हैं, उसको सड़ाने का काम करते हैं। तो अपघटनकर्ता क्या है, वे जीवधारी, वे सूक्ष्म जीव जो मुख्यतः किसी भी जीवधारी को क्या काम करते हैं, उसको अपघटन करने का काम करते हैं, उसको सड़ाने गलाने का काम करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अपघटनकर्ता कहेंगे। नेक्स्ट इसमें तीसरे का खा है, किन्हीं तो किण्वित पेय पदार्थ का नाम। तो क्या हो जाएगा, विस्की हो जाएगा, बियर हो जाएगा, ब्रांडी हो जाएगा, ये सब क्या है, किण्वित पेय पदार्थ हैं। 2 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, इसको आईवीएफ के नाम से जाना जाता है। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, किसी पात्र में नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु को लेकर के निषेचन कराया जाता है, जिससे निषेचन के उपरांत जाइगोट का निर्माण होता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाती है। नेक्स्ट पूछा गया है तीसरे का घा, समयुग्मजीय एवं विषमयुग्मजीय में 2 अंतर बताइए। समयुग्मजीय मतलब क्या है कि ऐसे जीन, ऐसे कारक जीन, या फिर ये कहा जाए वे जीन जो मुख्यतः सामान्य संकेताक्षरों से प्रदर्शित होते हैं, लिखे जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, समयुग्मजीय कहेंगे। जबकि विषमयुग्मजीय क्या होते हैं, जो भिन्न भिन्न अक्षरों से लिखे जाते हैं। जैसे कैपिटल टी कैपिटल की क्या होगा, समयुग्मजीय होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा, विषमयुग्मजीय होगा। तो समयुग्मजीय किसे कहते हैं, विषमयुग्मजीय किसे कहते हैं, आप लोग इसके बारे में एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सुन लीजिए क्या होता है। समयुग्मजीय में जो दोनों जीन होते हैं वो एक समान होते हैं, जबकि विषमयुग्मजीय में दोनों जीन भिन्न भिन्न होते हैं। ये हो गया। आगे नेक्स्ट क्या है, राइबोसोम के 2 कार्यों को बताइए। राइबोसोम जो होते हैं यह मुख्यतः प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के दौरान भी कुछ हद तक इनकी भूमिका होती है। ये एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करने में भी अपना योगदान देते हैं। ये हो जाएगा राइबोसोम। अनुलेखन करने में भी सहायता करते हैं। और क्या है, डीएनए से जो है आरएनए, डीएनए से डीएनए निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, तो वहाँ तो डीएनए ही केवल होगा, लेकिन डीएनए से जो है आरएनए भी बन सकता है। तो यहाँ राइबोसोम के 2 कार्य पूछा गया है। राइबोसोम मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं या क्रिया करते हैं, ये चीज़ें। और नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, ये राजीव प्रकाशन अनसॉल्व्ड पेपर जीव विज्ञान कक्षा 12 का है। इसमें चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड है। चौथे का बहुभुणता पूछा गया है। तो बहुभुणता क्या है, जब एक ही बीजांड या बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो यह घटना बहुभुणता कहलाती है। सर्वप्रथम बहुभुणता
संतरे में ल्यूवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने, A.V. ल्यूवेनहाक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, 1791 ईस्वी में बहुभुणता के बारे में बताया था। आगे अगर बात किया जाए तो बहुभुणता मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक और एक होता है कूट बहुभुणता। मतलब एक सत्य बहुभुणता होता है, असत्य कहा जाए तो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथे का खा है, स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। स्त्री केसर, अब देखिए इसमें जो एक पहला चैप्टर है जो आवृतबीजी पौधों के आकर्षक अंग अर्थात पुष्प के बारे में, तो उसमें बाह्य दल पुंज और पुमंग तथा जायांग होते हैं। यहाँ उसी से क्वेश्चन बना है, स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। तो 3 अंग क्या क्या है स्त्री केसर के, यहाँ देखिए ये वर्तिकाग्र हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा वर्तिका, ये हो जाएगा जायांग, जायांग के अंदर इसमें अंडाशय बंद होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्त्री केसर के 3 अंग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम क्या होगा, ये भी आप लोग जो है सुन लीजिए ध्यान से। इसमें पुरुष जनन तंत्र के जो स्ट्रक्चर हैं और स्त्री जनन तंत्र के स्ट्रक्चर जो हैं, इसको आप लोग भली भांति तैयार कर लीजिएगा, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मानव शुक्राणु, इन तीनों में से एक चित्र जरूर बनाने के लिए बोर्ड में पूछा जाता है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो सहायक जनन अंग जो होते हैं, अधिवृषण होता है और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिनी होता है। क्या पूछा गया इसमें, 3 पूछा गया है, तो शुक्रवाहिनी हो जाएगा और अधिवृषण हो जाएगा, इसके साथ साथ शुक्राशय हो जाएगा। ये सब क्या हैं, 3 सहायक अंग कहे जाएंगे या 3 सहायक जनन अंग कहे जाएंगे पुरुष जनन तंत्र के। नेक्स्ट आगे चौथे का घा है, प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर। तो प्राथमिक उत्पादकता मुख्यतः वे उत्पादकता होते हैं जो घास फूस होते हैं, जबकि द्वितीयक उत्पादकता, अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ हमारे अनुसार क्वेश्चन लग रहा है कि गलत है। यहाँ उपभोक्ता होना चाहिए था, उत्पादकता नहीं बल्कि उपभोक्ता होना चाहिए था। उत्पादकता के स्थान पे उपभोक्ता होना चाहिए था, लेकिन अगर उत्पादकता दिया गया है तो ठीक है, उत्पादकता में वही आएंगे जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, स्वापोषी पौधे, सभी क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, 5वें का है, प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाइए। अभी जैव विकास वाले चैप्टर से है, इसमें प्राकृतिक वर्ण को क्या काम करना है, एक उदाहरण से समझाना है। आप लोग इसके बारे में भी, यहाँ इसमें डार्विन से संबंधित जो थ्योरी है प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन के सिद्धांत, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ बाकी डिटेल में चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसमें करेंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको विस्तृत में नोट्स देना पड़ेगा आप लोगों को इसके लिए, तो क्या है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाइए। अब एक उदाहरण के द्वारा समझाना है, तो इसमें डार्विन साहब का जो थ्योरी है इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि डार्विन ने मुख्यतः कई तथ्यों पर प्रेक्षण पर आधारित अपना काम किया था, जैसे प्राणियों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीव जात की स्थिर संख्या और क्या है, जीवन के लिए संघर्ष, विभिन्नताएं और आनुवांशिकता, योग्यतम की उत्तरजीविता, ये सब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण से संबंधित हो जाएगा। या डार्विन साहब की थ्योरी के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वें का खा है, प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को समझाइए। तो प्रतिबंधन एंजाइम का कार्य क्या होता है, डीएनए के विशिष्ट क्षारयुग्मकों को काटने के लिए तथा उनको कहीं फिर ले जा करके जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, प्रतिबंधन एंजाइम का सहारा लिया जाता है। अर्थात प्रतिबंधन एंजाइम को डीएनए के विशिष्ट क्षारयुग्मकों को काटने के लिए और उनको जोड़ने के लिए। नेक्स्ट इसमें 5वें का गा है, अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी लिखिए। अनुकूली विकिरण क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। आप लोग इसके बारे में भी सुन लीजिए। होता क्या है, एक ही पूर्वजों से विभिन्न जातियों के विकास को अपसारी विकास या फिर अनुकूली विकिरण कहते हैं। जैसे क्या है कि जरायुजी और स्तनधारी जीवधारियों में देखा जाए, इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसमें और कुछ सुन लीजिए इसके बारे में।
जब कोई जीव वर्ग भोजन, स्थान, सुरक्षा, जनन आदि अनेक स्पर्धाओं से बचने के लिए किसी नए पारिस्थितिक आवास में प्रवेश करता है तो वह स्वयं को उस आवास के अनुकूल रूपांतरित कर लेता है। परिणाम स्वरूप विभिन्न आवासों में पहुंचने पर नई जातियों का विकास होता है। विकास के इस प्रक्रम को अनुकूलीकरण या फिर अपसारी विकास आदि के नाम से जाना जाता है। तो अनुकूलीकरण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अपसारी विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें का घ, अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए। अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए। तो क्या होगा कि बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे फल अधिकांशतः क्या है? बीज रहित होते हैं। जैसे अंगूर है, केला है, ये सब क्या हो जाएंगे? अनिषेक जनित फल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अपसारी विकास को उदाहरण सहित समझाइए। तो अपसारी विकास अभी हमने बताया क्या है कि एक ही पूर्वजों से विभिन्न जातियों के विकास को अपसारी विकास कहा जाता है। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा? जरायुजी, स्तनधारी, घोड़ा, मृग आदि तेज दौड़ने वाले प्राणी, गिलहरी व प्राइमेट्स जैसे वृक्षावासी प्राणी, उड़ने की क्षमता वाले स्तनधारी, तथा फिर क्या है? व्हेल, समुद्री गाय आदि क्या हो जाएंगे? जलीय स्तनधारी हैं। तो ये सब क्या होंगे? अपसारी विकास इन सब में पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा? 6वें का ख, अंतरण आरण्य पर एक टिप्पणी, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतरण आरण्य का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रांसफर आरण्य अर्थात स्थानांतरण आरण्य। तो ये क्या है इसके बारे में? तो इसे मुख्यतः शॉर्टकट में टी आरण्य के नाम से जाना जाता है। और यह मुख्यतः सूचनाओं का स्थानांतरण करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसमें जो है इसका यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और यह सबसे छोटे व घुलनशील अणु होते हैं। इन्हें विलेय आरएनए अणु के नाम से भी जाना जाता है। यह कुल आरएनए का 15 से 18% होता है। और अगर इसके कार्य की बात करें तो अंतरण आरएनए का कार्य क्या होता है? टी आरएनए अर्थात स्थानांतरण आरएनए अणु कोशिका द्रव्य में उपस्थित एमिनो एसिड के अणुओं को राइबोसोम तक ले जाते हैं, जहां इन एमिनो अम्लों के एक निश्चित क्रम में जुड़ने पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। कहने का मतलब क्या है? ये जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित एमिनो एसिड हैं उनके अणुओं को राइबोसोम तक ले जाते हैं और जहाँ पर इन एमिनो अम्लों का क्या किया जाता है? एक निश्चित क्रम में जुड़ने से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आगे क्या है? ओपियाइड्स ड्रगों को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ओपियाइड्स क्या है इसके बारे में? यह एक मादक पदार्थ होता है और इसे मुख्यतः इसके सेवन से क्या है कि किशोरावस्था के दौरान बालक या बालिकाओं में मुख्यतः एक या ये कहा जाए कि उनकी आदतों में खराबीपन या आदतों में परिवर्तन, उनका सामाजिक बात व्यवहार में परिवर्तन, तो कई हानि है इससे। ओपियाइड्स जो होगा ये मुख्यतः क्या है? ड्रग। ओपियाइड्स जो ड्रग है यह नशीली दवाओं की श्रेणी में या नशीले पदार्थों की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके बारे में भी वीडियो हमारे इस चैनल पर ओपियाइड्स क्या है, कैनेबिनाइड्स क्या है और ड्रग एल्कोहल के दुष्प्रभाव ये अपलोड हैं, आप लोग उसे वॉच कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6वें का घ, एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को आरेखीय चित्र द्वारा दर्शाइए। एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को, विभिन्न पोषण स्तर क्या है? तो उसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अब उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता आ जाएंगे, इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इसमें कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए। तो कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अगर देखा जाए तो क्या होता है कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही आज के समय में परजीवी पौधे जैसे बीटी कपास, बीटी धनिया, बीटी बैगन, बीटी टमाटर आदि बनाए गए हैं, जो कि जैव प्रौद्योगिकी का ही देन है। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से कृषि उपज में वृद्धि लाया गया है। और अगर इसके बारे में और देखा जाए
जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या किया जाता है, पादप रोगों से सुरक्षा की जाती है, नई जातियों का विकास किया जाता है और इसके साथ साथ नॉन लेग्यूमिनस पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता का विकास भी किया जाता है। नॉन लेग्यूमिनस मतलब कि जो दलहनी फसलें नहीं हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे नहीं हैं, तो उनके अंदर ये क्षमता नहीं होती है कि इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकें। इसलिए क्या होगा कि यहाँ मुख्यतः जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा नॉन लेग्यूमिनस पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता भी विद्यमान की जाती है। आगे अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें अथवा दिया गया है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का आरेखी निरूपण के साथ वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से कोई एक करना था। नेक्स्ट क्या है, बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बायोगैस संयंत्र में क्या है कि आप एक कंटेनर में जो है इसमें गोबर या जो भी वाहित मल है इसको रखा जाएगा, फिर इसके बाद जो है इसमें ट्यूबर लगाए जाएंगे, हवा पास किया जाएगा एक तरफ से, और ये क्या है इसमें इस मुख्यतः इसका फर्मेंटेशन होगा, मतलब एक किण्वन होगा, या ये कहिए कि ये सड़ेगा। सड़ने के उपरांत क्या होगा कि इससे एक गैस का उत्सर्जन होगा, जो गैस मुख्यतः बायोगैस होगा। और ये बायोगैस जो होते हैं इसमें मीथेन गैस की प्रचुरता होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी गैस होते हैं कुछ मात्रा में। ये सब गैसें बायोगैस कहलाती हैं। यहाँ पूछा गया है बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इसमें बताया गया अथवा करके कैंसर क्या है, कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए। कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तार से वर्णन करना है। तो कैंसर क्या है, वे कोशिकाएं जो मुख्यतः कैंसर उत्पन्न करती हैं उन्हें हम लोग कैंसर जन कोशिका कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है कार्सिनोलॉजी कहलाता है। कैंसर एक भयंकर बीमारी है। और अगर बात किया जाए कैंसर के कारण एवं उपचार, तो कैंसर मुख्यतः पैपिलियोमा नामक विषाणु के द्वारा होता है। कहीं भी चोट लग जाने के बाद जब वहाँ की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनके स्थान पर अगल बगल की नई कोशिका वृद्धि करके नई कोशिका नहीं बना पाती हैं, तो होता क्या है कि वहाँ उस अंग में भी कैंसर बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उपचार इसका क्या है, तो कैंसर का उपचार मुख्यतः बायोप्सी टेस्ट के द्वारा, पहले कीमो या रेडियोथेरेपी आदि विधि के द्वारा इसका उपचार संभव होता है। नेक्स्ट क्या है, मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। तो मानव विकास पर एक निबंध लिखना है। मानव का विकास कैसे कैसे हुआ इसके बारे में डिटेल में चर्चा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जैसे रामापिथिकस है और जावा मानव है, आदि मानव है, तो कई स्टेप्स हैं। ये बहुत विस्तृत मानव का विकास ये काफ़ी विस्तृत है, तो इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा या कभी समय मिलेगा। तो पहले अभी देखिए हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास अनसॉल्व्ड पेपर नहीं होगा, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। बाकी आप लोग टेक्स्ट बुक या फिर क्वेश्चन बैंक या जो भी सॉल्व पेपर आपके पास मौजूद है, नोटबुक आदि के सहारा से इसे तैयार भी कर सकते हैं अगर हम वीडियो नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं तो। चलिए आगे इसमें देखते हैं सहलग्नता। इसमें क्या है, सहलग्नता एवं पुनर्योजन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, सहलग्न। तो इसमें मुख्यतः लिंग सहलग्न लक्षण कुछ होते हैं जो कि एक्स और वाई सहलग्न लक्षण कहे जाते हैं। वे लक्षण या वे दैहिक जीन, इनमें क्या है, दैहिक लक्षण जो है वो दैहिक गुणसूत्रों पर ना होकर के, या हानिकारक लक्षण जो भी होते हैं वो दैहिक गुणसूत्रों पर ना उपलब्ध होकर के बल्कि लिंग गुणसूत्रों पर मौजूद मिलते हैं। तो यहाँ इसे क्या कहा जाएगा, सहलग्नता कहा जाएगा। और इसमें मुख्यतः एक्स सहलग्न और वाई सहलग्न दो लक्षण होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, मानव में कुछ आनुवांशिक बीमारियाँ जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता आदि रोग, गंजापन आदि रोग होते हैं। कुछ सेक्स लिमिटेड भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे क्या है कि गंजापन अगर होना है तो गंजापन की जो बीमारी है या जो इसके हानिकारक जीन है वो केवल पुरुषों में होते हैं। मुख्यतः वो पीढ़ी दर पीढ़ी बालकों में ही प्रवेश करेंगे। और अगर इसमें भेड़ में देखा जाए तो भेड़ में, नर भेड़ में क्या है, सींग का उगना, नीलगाय में नर में सींग का पाया जाना, ये सब होगा। यहाँ बताएगा सहलग्नता एवं पुनर्योजन। तो पुनर्योजन क्या है
किसी हानिकारक या अवांछनीय जीन युग्म को हटा करके या नाइट्रोजन विशिष्ट क्षार युग्म को हटा करके वहाँ पर वांछनीय जीन युग्म को प्रवेश करा करके जो डीएनए बनाया जाएगा या जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? पुनर्योजन वही पुनर्योजन कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें जो भी प्रश्न था हमने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक इसे अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों तक इसे शेयर कर दें। जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो या फिर फेसबुक हो आदि के माध्यम से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आप लोगों के पास अब बहुत कम ही समय बचे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे इस चैनल के माध्यम से, या आप अपना चैनल मानिए इसे, आपके इस चैनल के माध्यम से सैकड़ों स्टूडेंट पढ़ करके हमारे ऑफलाइन क्लास से 97% नंबर पाए हैं, 99 तक पहुंच चुके हैं। बायोलॉजी में उनका स्कोर 99 तक पहुंच चुका है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं। तो चलिए आप लोग भी अपने तैयारी को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाइए, और हम ईश्वर से यही निवेदन करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर ढंग से हो, आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, आप 100% सफलता हासिल करें हर विषय में। हम यही ईश्वर से निवेदन करते हैं। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।